गुड इवनिंग। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इंडियन इकोनॉमिक्स से संबंधित कॉन्सेप्ट है। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। भारतीय अर्थव्यवस्था आज़ादी की शाम के समय आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? जब देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो उस समय देश के अंदर वर्तमान परिस्थितियाँ क्या थी? तो सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे आपको कि अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के दौरान उन्होंने भारत का हर तरह से आर्थिक विदोहन किया। अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए भारत की अर्थव्यवस्था को पिछड़ा और गतिहीन बनाया। जो भी उनका शासन का जो भी मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय साधनों का विदोहन करके अपने आर्थिक हितों को साधना था, अपने सामाजिक और राजनीतिक हितों को साधना था। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक गतिहीन, पिछड़ी हुई, कृषि की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, सेवा क्षेत्र की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या थी? सबसे पहले अर्थव्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। पहला क्षेत्र होता है कृषि क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र होता है उद्योग क्षेत्र और तीसरा क्षेत्र होता है सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। मुख्य रूप से 3 क्षेत्र होते हैं। इन 3 क्षेत्रों का अध्ययन करने से हमें स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति पता लग जाएगी। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर, कृषि के अंदर पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि भी शामिल होते हैं। तो आज़ादी की पूर्व संध्या पर भारतीय कृषि जो है पूर्ण रूप से पिछड़ी हुई थी। कृषि की विकास दर बहुत ही धीमी थी। परंपरागत तरीकों से खेती की जाती थी। किसी प्रकार की खेती के अंदर मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता था और बैल व हल की सहायता से खेती करते थे। सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी। ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बुलडोजर इत्यादि किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी नहीं थी। उन्नत किस्म के खाद और बीज नहीं थे। तो परिणाम स्वरूप क्या किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। और उस समय 1947 के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर हमारी कुल पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 80 से 85% हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर निर्भर था। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि व्यवसाय में लगा हुआ था। परिणाम क्या हुआ कि खेती जो है हमारा लो प्रोडक्शन हुआ। कृषि उत्पादन बहुत ही नीचा था और कृषि उत्पादकता भी बहुत ही कम थी, क्योंकि किसी प्रकार की सिंचाई की सुविधाएं नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, कोई उन्नत बीज नहीं थे, खाद का प्रयोग नहीं था और किसी भी तरह से कृषि जो है वो बिल्कुल पिछड़ी हुई थी। तो परिणाम ये होता था कि हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था। कई वर्षों तक आज़ादी के बाद भी हमने खाद्यान्नों का आयात किया है। स्थिति इस हद तक बुरी थी। दूसरा सेक्टर होता है इंडस्ट्री सेक्टर। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर उद्योग आते हैं। 2 तरह के उद्योग होते हैं, लघु मध्यम उद्योग और भारी उद्योग। देश के अंदर हस्तशिल्प उद्योग और लघु और कुटीर उद्योग जो है अंग्रेज़ों के आने से पहले काफ़ी अच्छी स्थिति में थे और हम हस्तशिल्प का बहुत सा माल विदेशों को निर्यात करते थे। कॉटन, जूट, टेक्सटाइल इत्यादि के अंदर हमारी जो है वो अच्छा निर्यात होता था, हमें अच्छी आय प्राप्त होती थी निर्यात से। तो अंग्रेज़ों ने आते ही इंडस्ट्री सेक्टर को, लघु और मध्यम उद्योगों को और हमारे जूट, कॉटन और टेक्सटाइल उद्योग को पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हितों के लिए प्रयोग किया। और जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर से कच्चा माल ले जाते थे, तैयार माल वहाँ से यहाँ बेच देते थे, उपभोक्ता वस्तुएं। और इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जो भी वो तैयार होता था प्रोडक्ट, उसको जो है उपभोक्ता वस्तुएं इत्यादि के अंदर इस्तेमाल कर लिया जाता था। तो इंडस्ट्री सेक्टर भारी उद्योगों की देश के अंदर बड़ी भारी कमी थी।
भारी उद्योग देश के अंदर नहीं थे। उस समय कुल सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर 5 इकाइयाँ थी, जिसमें 29 करोड़ रुपए पूंजी लगी हुई थी। निजी सेक्टर की भी बहुत बुरी हालत थी। निजी सेक्टर के अंदर भी कोई ज़्यादा भारी उद्योग नहीं थे और लघु और छोटे उद्योग ही थे, जिसका अंग्रेज़ों ने विध्वंस करके जिनको लगभग पतन की कगार पर खड़ा कर दिया। तो उद्योगों की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो उद्योगों के अंदर जो उद्योग प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का बहुत बड़ा स्रोत, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ती है, प्रति व्यक्ति आय में तेज़ी से वृद्धि होती है, वो उद्योग पिछड़े हुए होते थे, जिसके परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि नहीं होती थी। लो इन्वेस्टमेंट होता था, लो सेविंग होती थी, जो उद्योगों के विकास के लिए प्रयोग नहीं की जा सकी। तो उद्योग भी बुरी तरह से पिछड़े हुए थे। भारी उद्योग तो बिल्कुल थे ही नहीं। जो उद्योग थे उनका भी अंग्रेज़ों द्वारा शोषण किया गया। तीसरा होता है सर्विस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्विस सेक्टर सेवा क्षेत्र, जिसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन, यातायात, रेलवे, अस्पताल, सड़क, विद्यालय, महाविद्यालय इत्यादि आते हैं। तो किसी तरह का कोई विकास नहीं था। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बहुत था, उन्होंने अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए थोड़ा बहुत रेलवे इत्यादि की व्यवस्था की थी, जो जिनसे उनके आर्थिक हित पूरे हो रहे थे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा हमारे पास नहीं था। बुरी तरह से पिछड़े हुए थे। देश के अंदर अस्पताल नहीं थे, देश के अंदर स्कूल नहीं थे, देश के अंदर सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी की व्यवस्था नहीं थी। बुरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लड़खड़ाया हुआ था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि देश के अंदर भयंकर गरीबी थी। गरीबी की स्थिति थी। देश के अंदर 80% जनसंख्या लगभग गरीब थी। 80% उस समय, हालांकि कोई विश्वसनीय उस समय गणना की विधि नहीं थी और कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं थे, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रियों की बातों को आधार मानकर ये कह सकते हैं कि लगभग 80% से ऊपर लोग जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, गरीबी रेखा से नीचे थे। तो ये 26% है कुछ हमारे देश में वर्तमान समय के अंदर। तो अनएम्प्लॉयमेंट 80 से 85% लोग बेरोजगार थे, क्योंकि कृषि क्षेत्र, मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र था। कृषि क्षेत्र के अंदर आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए थे। अगर उनको हटा दें तो उत्पादन, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये इनका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र के अंदर लगे हुए थे, अदृश्य रूप से बेरोजगार थे और बहुत सारी पॉपुलेशन बेरोजगारी की अवस्था से जूझ रही थी। भूखमरी की अवस्था थी। भूखमरी बुरी तरह से फैली हुई थी। और अगला पॉइंट है इम्बैलेंस ग्रोथ, असंतुलित विकास था। कुछ क्षेत्रों का जहाँ अंग्रेज़ों के आर्थिक हित सिद्ध होते थे, उन क्षेत्रों का थोड़ा बहुत विकास कर देते, बाकी क्षेत्र पिछड़े हुए रह जाते थे। तो इम्बैलेंस ग्रोथ था। सभी क्षेत्रों के अंदर बैलेंस्ड, संतुलित विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। बहुत से अर्थशास्त्रियों के विचारों का आधार मानकर हम ये बता सकते हैं कि इम्बैलेंस ग्रोथ था, असंतुलित विकास था। इनइक्वलिटीज़ थी, आय की बहुत सारी असमानताएं थी, क्योंकि एक तरफ बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, ज़मींदारी प्रथा थी, मालवाड़ी प्रथा थी, पूंजीपति वर्ग एक तरफ था, और दूसरी तरफ जो है छोटे छोटे किसान थे, मजदूर थे, गरीब थे। उनकी आय घट रही थी, उनकी आय के अंदर कमी हो रही थी। पूंजीपतियों की एक विशेष वर्ग की आय जो है वो बढ़ रही थी। बहुत सी आय के अंदर असमानताएं भी उस समय विद्यमान थी। ट्रेड, व्यापार की पोजीशन जो है, व्यापार हम क्या करते थे, हमारा कॉटन है, जूट है, टेक्सटाइल इत्यादि के अंदर हम निर्यात करते थे, और हमारा निर्यात उस समय जो है 1.01 बिलियन डॉलर था, और 1.1 बिलियन डॉलर हमारा आयात था। इसलिए अब हमारे विदेशी व्यापार के अंदर घाटा विदेशी व्यापार के अंदर था। और हमारे विदेशी व्यापार के अंदर क्या होता था, कच्चा माल हम यहाँ से बेचते थे, अंग्रेज़ यहाँ से निर्यात करते थे, और तैयार माल जो है वो ला करके यहाँ उपभोक्ता वस्तुएं जो है यहाँ बेचते थे। एक मंडी की तरह से हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया अंग्रेज़ों ने लगभग 200 वर्षों तक।
तो उस समय चिकित्सा सुविधाएं नहीं थी और जो मृत्यु दर थी और जन्म दर थी काफ़ी ऊंची थी, दोनों ही ऊंची थी, क्योंकि किसी प्रकार के डॉक्टर नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और हमारी एवरेज आयु जो है 32 वर्ष थी और उसमें निरक्षरता थी बुरी तरह से। लिटरेसी रेट जो है वो 16% थी। 84% लोग अनपढ़ थे उस समय देश के, और ये जो 2025 के अंदर 81% है इंडिया की हमारी, और कुल जो है 81% है। कई स्टेटों की तो 95 से ऊपर है। हमारे स्टेट वाइज अगर हम आकलन करें तो 95% से ऊपर भी है, 97% से भी ऊपर है कई स्टेट्स की। तो ये थी हमारी इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस तरह की पोजीशन थी। जैसा हमने बताया, एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ा हुआ था, किसी तरह की मशीनरी, आधुनिक बीजों, मशीन, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, बुलडोज़र, ट्यूबवेल, सिंचाई सुविधाएं नहीं थी, कुछ नहीं था। बुनियादी सुविधाओं की जो कृषि क्षेत्र को ज़रूरत पड़ती है वो बिल्कुल नहीं थी। परिणाम स्वरूप नीचा उत्पादन और उत्पादकता रहते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल पिछड़ा हुआ था देश में। जो लघु मध्यम उद्योग थे वो बिल्कुल पिछड़ी हुई हालत में कर दिए गए और भारी उद्योगों की तो देश के अंदर बहुत कमी थी। सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर केवल 5 औद्योगिक इकाइयाँ थी जिनमें 29 करोड़ रुपए पूंजी लगी हुई थी। क्यों देश का विकास नहीं हो रहा था? अंग्रेज़ उद्योगों का भी शोषण जो है अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए करते थे। लो इन्वेस्टमेंट रहता था, सेविंग नहीं होती थी, इन्वेस्टमेंट कहाँ से होगा? इसलिए उद्योग भी पिछड़े हुए थे। बेसिक बुनियादी सुविधाओं का भारी अभाव था देश के अंदर। बुनियादी सुविधाएं नहीं थी, सड़क नहीं थे, परिवहन नहीं था, रेलवे नहीं था, अस्पताल नहीं थे, विद्यालय नहीं थे। तो सर्विस सेक्टर पूरी रूप से पिछड़ा हुआ था। गरीब, परिणाम स्वरूप लोग गरीब थे, 80% जनसंख्या लगभग गरीब थी। बेरोजगारी की भयानक अवस्था थी और असंतुलित विकास था और आय की असमानताएं इस देश के अंदर थी। व्यापार बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था में था। हम जो है कच्चे पदार्थों का निर्यात करते थे और तैयार माल मंगवाते थे, परिणाम स्वरूप विदेशी व्यापार के अंदर घाटा होता था। तो ये हमारी हुई इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसी निम्नलिखित कारणों से, इन्हीं कारणों से हमें प्लानिंग की ज़रूरत महसूस हुई। जब देश आज़ाद हुआ तो इस देश के नीति निर्धारकों, इस देश के उद्योगपतियों, नेताओं ने ये महसूस किया कि देश का विकास बगैर योजना बनाए नहीं हो सकता। देश इतनी पिछड़ी हुई हालत में है, देश की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय इतनी कम है कि अगर योजनाबद्ध तरीके से विकास नहीं किया गया तो देश जो है वो विकास नहीं कर पाएगा, भविष्य में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे राजनेताओं ने, हमारे नीति निर्धारकों ने, हमारे उद्योगपतियों ने, सब ने मिलकर एक साझा प्रयास किया और उस साझे प्रयास के परिणाम स्वरूप देश में प्लानिंग शुरू हुई और योजना आयोग का गठन हुआ 15 मार्च 1950 को। उससे पहले की स्थिति हम बताएंगे किस तरह से योजना आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। तो ये नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया जाएगा। थैंक यू।